इंडस्ट्री एक लग होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कोई चीजें जो हमें नेचुरली मिल जाती है, फिर हम उन रॉ मटेरियल्स पे मुख्तलिफ प्रोसेस करके उसे किसी नई चीज का बना सकते हैं, दैट इज सिंथेटिक। तो इन केमिकल इंडस्ट्रीज का काम है कि रॉ मटेरियल्स को यूजफुल सिंथेटिक न्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें। तो अगर है चीज आप देखते जाइएगा, जो नई बात इसमें ऐड करनी होगी आप इसी में भी क्लेम नहीं। एक्चुअली उन्होंने काम बहुत ज्यादा शॉर्ट किया है, तो एमसीक्यूज के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। सो इंडस्ट्रियल वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल इंडस्ट्री ऑब्वियसली वो है जिसमें ये मैन्युफैक्चरिंग केमिकल गेट्स से बाकी भी काम हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज केमिकल। अब पाकिस्तान में इसको कंट्रोल करने के लिए कि हम जो इंडस्ट्री लगाए तो देखने वाला हो, कोई उसमें ऐसी चीज ना बने जो नुकसान दे। तो दो एजेंसी हमारे यहाँ में, एक पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQCA, और एक है EPA विच इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। दो का काम करें या ना करें वो और बात है, लेकिन इन दोनों का काम ये है कि पहली वाली का काम है ये चेक करना कि जो चीज़ इंडस्ट्री वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्वालिटी की है। हर इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट के पास लेकिन क्वालिटी कंट्रोल। केमिस्ट्री पढ़े तो हमारी जॉब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्वालिटी कंट्रोल में, QC में, क्योंकि हम केमिस्ट्री वाले हैं तो जो भी चीज़ बनेगी, दवा बनेगी, कॉस्मेटिक बनेगा, पेंट बनेगा, हम उसका एनालिसिस करेंगे कि दैट्स अप टू मार्क क्वालिटी, हम पास करेंगे तो वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल का ये काम हो गया। जबकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का काम हो गया, इंडस्ट्री वाले जब काम करें तो उनकी वजह से आसपास के एनवायरमेंट पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, उनका वेस्ट प्रॉपर तरह से डिस्चार्ज किया जाए और ट्रीटमेंट के साथ किया जाए, उनकी चिमनी से ऐसे जो है निकले जो एनवायरमेंट के लिए नुकसान, तो ये इसको कंट्रोल करते हैं। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज है उसमें पाँच छः बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का सिर्फ आउटलाइन है, क्या बनाते हैं और उनके पशु प्रोडक्ट कौन से। मसलन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज नाम से जाहिर है, इस पर पूरी इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम इंजीनियर जिसको आप कहते हैं, पूरा एक ये अलग वो है। जितनी भी हमने लिख बताएंगे सब एक एक इंजीनियरिंग की फील्ड है। तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का ताल्लुक इससे है पेट्रोकेमिकल से। पेट्रोकेमिकल का मतलब है कि जमीन से पेट्रोलियम निकलता है, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था। हम उसकी फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन करते हैं, रिफॉर्मिंग करते हैं और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट हासिल होते हैं। वो सारे प्रोडक्ट कहलाते हैं पेट्रोकेमिकल्स। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो एज इट इज इस्तेमाल में जाते हैं, मसलन उसमें पेट्रोल है, उसमें केरोसिन ऑयल है, उसमें डीजल है। मगर कुछ है जो रॉ मटेरियल यानी जिनको हम उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें यूज करके हम बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। धागे जिनसे कपड़ा बनता है, सिंथेटिक फाइबर, उसमें सबसे मशहूर फाइबर है पॉलिएस्टर। ये पॉलिएस्टर पेट्रोकेमिकल से बनता है। सो इस तरह पेट्रोकेमिकल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का रॉ मटेरियल। तो हमने यही बात देख दी कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फोकसिंग ऑन द एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। There are also producing many other chemicals as byproduct when then sold as a new raw material. फर्टिलाइजर, पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री फर्टिलाइजर होनी चाहिए। फर्टिलाइजर का मतलब है खाद, यानी वो केमिकल जो पौधों की ग्रोथ में हेल्प करता है। याद रहे 100 साल पहले तो साइंस और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो खाद तो फिर भी लगती थी, पौधे तो फिर भी उगाए जाते थे। तो समझिए पिछले 150 साल माइनस कर दें तो उससे पहले इंसान डे वन से हमने जो सुना हाबिल और गाबिल ने सबसे पहले खेती बाड़ी की थी। तो उन्होंने जमीन को जमीन में कुछ मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधों की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऐसे पानी डालने से पौधे नहीं उगते भाई, ये गलत फहमी मत रही। ये वैसे ही जैसे हम ये समझते हैं कि हम पानी पीते हैं तो उससे वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारी बॉडी में नहीं जाता। पानी का ट्रांसपोर्ट हम पीते हैं और एक्सक्रीट कर देते हैं, पानी के अंदर जो चीज़ है वो बॉडी में रहती है। इसी तरह हम पौधों को जब पानी देते हैं तो वो मट्टी में मौजूद यूजफुल मिनरल्स को डिसॉल्व करता है, वो पानी पौधे अपनी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें मौजूद मिनरल्स को यूज करते हैं। जो पानी है वो बाद में इवेपोरेट हो जाता है, उनके छोटे छोटे सुराग होते हैं उनसे निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि वो मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खाद में वो मिनरल्स होने चाहिए। तो जो नेचुरल मट्टी होती है उसमें वो मिनरल्स होते हैं। और जब एक दफा दो दफा तीन दफा चार दफा आपने क्रॉप्स उगा दी तो खत्म हो गई,
तो फिर हम उसको कैसे रिकवर करते हैं? पुराने जमाने में इसका तरीका था नेचुरल वेस्ट, जानवरों का, इंसानों का, पौधों का, ये जो वेस्ट है वो खाद बन जाता है, ये फिर ऑर्गेनिक कहलाता ही वही। तो जानवरों का गोबर, पौधों में आपने गली सड़ी सब्जियां या छिलके, ये सब हम दोबारा जमीन में डंप कर दें तो थोड़े ही अरसे में, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, कुछ अरसे में वो खाद बन जाता है और उस खाद को हम यूज करते हैं। तो एक अरसे से हम यही कर रहे हैं। इसका फायदा क्या है? ये रिसाइकलिंग है, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं था, बहुत ही जबरदस्त, यानी सेहतमंद लोग थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि चूंकि इसमें पौधों को ग्रोथ के लिए ना तीन एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है उसमें तीनों मिक्स हैं। जबकि अब साइंस से पता लगा है कि जब पौधा उगता है तो नाइट्रोजन चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होता है तो फास्फोरस चाहिए, एंड फिर पोटेशियम चाहिए। आप तीनों रिलेशन मिल रहा है तो वो भी जगह घेर रहा है। जो नेचुरल फर्टिलाइजर था जैसे ग्रोथ स्लो थी और कम थी। अब 150 साल पहले तक दुनिया की आबादी ने ये रस नहीं उठाया था कि हमें प्रॉब्लम होगी, कुछ हमने जैसे जैसे आबादी बढ़ी और हमने क्रॉपिंग एरिया कम करके वहां घर बनाना शुरू कर दी, तो परेशानी भी, खाना कम पड़ रहा, प्रोसेस को तेज करवाओ, लेकिन वो ही नहीं रहा। सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स बनाए तो वो टारगेटेड थे, सिर्फ नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर, सिर्फ फास्फोरस का फर्टिलाइजर, सिर्फ पोटेशियम का। तो अब किसानों को करके दी कि पहले क्या करना, फिर क्या डालना। नतीजा ये हुआ कि वो क्रॉप जो 6 महीने होती थी होती, साल में 2 की जगह 4 क्रॉप फसलें उगा रहे हैं, रेट बढ़ गया और मसला हल हो गया। लेकिन चूंकि हमने नेचुरल साइकिल को ब्रेक किया और केमिकल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, तो खाने पीने के बाद पता लगा नई नई बीमारी आ गई। पहले पुराने जमाने में किसी को ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां नहीं आई बिकॉज ऑफ यूज ऑफ केमिकल। केमिकल फर्टिलाइजर्स उसने, उससे उगने वाली सब्जी सस्ती होती है, ऑर्गेनिक वाली में हम तो ना नाक में आकर लेते हैं, जब उसको जब गोबर में पका रहे हैं, वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर। जो किसान गोबर को फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, मैन्योर या पौधों का वेस्ट हीट कह रहा है, दैट इज द बेस्ट फर्टिलाइजर। लेकिन जाहिर सी बात है दैट नॉट फुलफिल आवर डिमांड, तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने पड़ते हैं, तो सब करते ही हैं कि जिस जिसके साइड इफेक्ट पता चल जाते हैं उसे हम बैन करते जाते हैं। सो इंडस्ट्री जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक में नहीं बनेगा, ये सिंथेटिक इस वजह से। हाँ केमिकल फर्टिलाइजर साइड मिक्स है तो है, जो ऑफिशियल हाँ हाँ, बहुत सारी पुरानी फर्टिलाइजर्स को तो बैन कर चुका है। तो वो अब हम अब ये वो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं जिनका या तो साइड इफेक्ट हमें पता नहीं है या बहुत कम है। सो ऑर्गेनिक तो हम बता दिए, क्या इनऑर्गेनिक की पूरी लिस्ट दे दी इन्होंने, और खास तौर पर ये बताते हुए तीन एलिमेंट हैं, तो उसमें मैंने एक कॉलम बना हुआ है न्यूट्रिएंट कौन से मिल रहा है। तो अब अमोनियम नाइट्रेट फॉर्मूले से ही पता चल रहा है इसमें नाइट्रोजन है, यूरिया इसमें भी नाइट्रोजन है। और अगर आप नीचे लिख दें तो ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है NET में कि यूरिया का केमिकल नेम क्या है। ये है कार्बामाइट, एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये है, देखा जाए तो उसमें दो अमाइड यूज कर रहे हैं, इसका नाम है कार्बामाइट, तो ये उसमें लिख लें। अच्छा, इसी तरह डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP वो है जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी, और पोटेशियम क्लोराइड में सिर्फ फास्फोरस है, पोटेशियम है। इसका नाम लिखा है MOP। MOP स्टैंड्स फॉर म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये एब्रिविएशन कहीं आ गया, वो बताओ म्यूरेट ऑफ पोटाश। और सबके साथ लिखा हुआ है कि कौन डेवलपर प्रोडक्ट में काम आ रहा है, कौन बीच में आ रहा है, कोई आगे आ रहा है। ये हो गई एग्रीकल्चर के बाद जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा हब है इंडस्ट्रीज का, वो है टेक्सटाइल। और उसमें हम प्रॉपर इंजीनियरिंग कराते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली टेक्सटाइल बनाती है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट ऑफ फाइबर। नेचुरल फाइबर है कॉटन जो हमें कपास से मिलता है, वुल जो हमें जानवरों की खाल से मिलता है, वही से मिलता है, जो धूप में मिल जाती है। ये दो नेचुरल है, या सिल्क जो हमें कीड़े से मिलता है। इनसे कपड़े बनते थे और हम पहनते थे, लेकिन फिर हमने केमिस्ट्री डाली और हमने सिंथेटिक फाइबर बनाना शुरू किया, पॉलिएस्टर, रेयॉन, नायलॉन, और अब धुआंधार फैब्रिक्स बनने शुरू हो गए और नई नई टाइप के फैब्रिक्स बनने शुरू हुए। तो यहाँ कंसर्न हमारा उन फैब्रिक से जो बनाते हैं। So, textile industries are sectors of the economy that involve the production of fabrics and textiles, including natural fibers like cotton and wool. तो ये तो नेचुरल हो गए, as well as the synthetic, which is polyester and nylon. So अब पॉलिएस्टर को हम कहते हैं कि पेट्रोकेमिकल से बना है, ऊपर ही हमने आपसे बात बताई, और इससे हम क्लॉथिंग, शर्ट्स, पैंट्स, ड्रेसेस, जैकेट्स, कर्टन्स, पैडिंग, ये सारी चीजें बना लेते हैं। नायलॉन
जरा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। नायलॉन की रस्सी बड़ी मशहूर है। तो इससे स्टॉकिंग्स बनते हैं, मोजरी बनती है, स्विंग वेयर्स बनते हैं, रोप्स बनती हैं सबसे ज्यादा, जो पैराशूट, स्पोर्ट्स वेयर। एक्राइलिक जो तीसरी है, सॉफ्ट और लाइट वेट है, और ये बेसिकली स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, फॉक्स फर और कारपेट्स में। तो फॉक्स फर क्या होता है? फर तो पहचानते हैं ना, हमारे यहाँ तो इस जमाने में इतनी सर्दी नहीं पड़ती ना, तो जहाँ सर्दी बहुत पड़ती है वहाँ आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, बड़ा लंबा सा कोट पहना होते हैं, फुट से लेकर ऊपर तक, आगे उसके ऊपर ऊंची बनी हुई थी, वो फर होती है। तो पहले जमाने में अर्थरूल के में आप देखेंगे तो उन्होंने जानवरों की खाल पहनी थी। तो अब वो तो खैर उन्होंने नहीं पहनी हुई, लेकिन मतलब दिखाने की कोशिश है कि हमने जानवरों की खाल। पहले जमाने में लोग उस तरह बचते थे, क्योंकि उस जानवर, खासतौर पे जो भेड़ वाले हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छी सी वो होती है, तो वो हमें प्रोटेक्ट करती है सर्दी से, रीछ की खाल पहन ली। तो अब हम ने क्या, वो नंबर ही काम किया, वो कौन लेगा? तो हमने खुद से सिंथेटिक बनाया एक्राइलिक। तो ये फॉक्स का मतलब है फॉल्स, यानी झूठा फर, नकली फर, ये दो नंबर का फर है। तो ये फॉक्स फर का मतलब है दो नंबर का फर, ये सिंथेटिक है, एक्चुअल जानवरों की स्किन नहीं है। अच्छा, आगे बढ़े तो पेंट, ऑब्वियस बात है, मैं पता है पाकिस्तान में पेंट इंडस्ट्री भी लीडिंग इंडस्ट्रीज में आती है। इसीलिए आप टीवी में अक्सर ऐड देखते हैं, तो हमारे यहाँ टोकन वाला पेंट नहीं होता है, टोकन में लड़ाई लड़ लेते हैं, तो क्योंकि पेंट हमारे यहाँ बनते हैं। पेंट का सबसे बड़ा इशू ये है कि इसमें जो मेटल्स इस्तेमाल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, बहुत सारे कुछ पॉइजनस हैं। एक अर्से तक हम लेड के कंपाउंड इस्तेमाल करते रहे, और लेड पॉइजनिंग के बाद में अंदाजा हुआ कि लेड शुड बी बैन्ड। तो अब हम लेड को इस्तेमाल नहीं करते, इसके खासतौर पर कहते हैं लेड फ्री पेंट्स। तो अब जो पेंट है वो कौन कौन से हैं? प्रोड्यूस लिक्विड पाउडर सब्सटेंस used for coating surface, providing protection, decoration and other functional purpose in various applications such as construction, automobiles and industrial। हमने क्लियर बता दिया कि जो पेंट है इसके दो बेसिक मकसद हैं, एक प्रोटेक्शन और एक डेकोरेशन। चीज खूबसूरत लगे और प्रोटेक्टेड। हम अपनी गाड़ी पे पेंट होगा, सफेद गाड़ी लेनी है तो लाल गाड़ी लेनी है, तो याद रखना जो पेंट गाड़ी पे हुआ है उसके दो पर्पस है, खूबसूरत लगे और दूसरी उसकी प्रोटेक्शन हो। कहीं से जरा सा भी डेंट लगता है, वो पेंट उखड़ गया तो वो शो नहीं खराब हो गई, सिर्फ कि आप एकदम परेशान हो गए, फौरन डेंटिंग पेंटिंग भी चले गए। अगर आपने उसकी रीपेंटिंग नहीं कराई या उसका इलाज नहीं किया, वहां से बॉडी को करोजन लगेगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली ये पेंट उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है फ्रॉम करोजन। तो अगर आपका पेंट किसी सी गाड़ी का पड़ गया, वहीं से उसको जंग लगना शुरू हो जाए। जो मशहूर पेंट है वाटर पेंट, जिसको आप कहते हैं, केमिस्ट्री वाले ने पूरा नाम लिख दिया वाटर बेस्ड पेंट, इसको हम लैटेक्स भी कहते हैं, और इसमें पानी सॉल्वेंट है। ऑयल बेस्ड पेंट ऑयल पेंट है, जिसमें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। इनेमल पेंट में दोनों शामिल है, ऑयल भी है और वाटर बेस्ड भी है, और इसमें जरा सी ग्लॉसी फिनिश है, ग्लासी फिनिश है, जरा चमकती है ये। और इसी तरह इपॉक्सी पेंट जो है वो असल में दो पार्ट हैं, इसमें एक रेजन होता है और एक हार्डनर होता है, जो जरा सख्ती से अमूमन ये लकड़ी के ऊपर करने के काम आता है। तो हमने इन सब की एप्लीकेशन के लिए की कहा ये इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है डिटर्जेंट। हमारी एक और लीडिंग इंडस्ट्री, पता पता चल जाता है, टीवी में ऐड देखना शुरू करें ना, आपको खुद ही मिल जाएगा पाकिस्तान में क्या क्या बनता है। तो डिटर्जेंट के एड्स बहुत आते हैं, वसीम अकरम साहब आजकल ये बेच रहे हैं, है ना? तो ये एक वन क्लीनिंग चैलेंज और ये और वो। तो ये जो डिटर्जेंट है, ये क्लीनिंग एजेंट दो होते हैं, सोप और डिटर्जेंट। सोप जो है वो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का, ये हमने वहां बताया था आपको बायोकेमिस्ट्री। डिटर्जेंट इसके अलावा ये क्या कहलाते हैं? सोपलेस क्लीनिंग एजेंट। सोप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो खारे पानी के साथ काम नहीं करता, डिटर्जेंट करता है, इसलिए डिटर्जेंट इज बेटर ऑप्शन देन सोप। तो अब डिटर्जेंट्स बहुत सारे हैं, इसमें हमने लॉन्ड्री डिटर्जेंट का, डिश वॉश डिटर्जेंट का, ऑल पर्पस क्लीनर का, हैंड सोप। अगर गौर से देखते हैं इनके अंदर जो चीजें हैं उनका क्या हिसाब है, उनका मतलब क्या है? सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट ऐसी चीज को कहते हैं जो सरफेस टेंशन और पानी को कम करता है। याद रहे, अगर पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा हो तो पानी नखरे करता है चीजों को गीला करने में। सरफेस टेंशन ज्यादा होने का मतलब उसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को इतनी मजबूती से पकड़ लेते हैं कि वो किसी और चीज के साथ इंटरेक्ट नहीं होते। तो ऐसा पानी जरा सी चिकनाई वाली सरफेस पर फेंकें तो सर आगे चला जाता है, गीला नहीं करता, काम खराब हो गया। तो अगर हम अपने डिटर्जेंट में सरफेक्टेंट डालेंगे तो जब पानी उसमें लगेगा तो पानी की सरफेस टेंशन इतनी कम हो जाएगी कि देखो चिकनाई में भी चिपक जाए। तो सरफेक्टेंट आप देखेंगे सब में होगा। तो दूसरे नंबर पे लिखा है बिल्डर्स। बिल्डर्स तो बेसिकली इसलिए हैं कि हमारा जो वो डिटर्जेंट है वो थोड़ा देर का हो, ड्यूरेबल हो। लेकिन असल चीज है एंजाइम का क्या काम? साबुन में या डिटर्जेंट में एंजाइम का क्या काम? तो ये हम बता चुके हैं आपको, चिकनाई, फैट्स को कहते हैं। फैट्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि फैट्स की हाइड्रोलिसिस करें
तो वो बनाता है फैटी एसिड जो पानी में सॉल्युबल होता है, फैट्स नहीं होता। पानी की जब धुलाई करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो चीज को साफ कर रहे हैं पानी में डिजोल्व। अब चिकनाई तो नहीं होती, तो चिकनाई को अगर फैटी एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो डिजोल्व हो जाएगी। तो हमने वहां खास तौर पे पढ़ा था लिपेस, वो एंजाइम है जो लिपिड को फैटी एसिड बनाता है। हम उस लिपेस को डिटर्जेंट में डालते हैं, तो फिर डिटर्जेंट को जहां चिकनाई मिलती है वो फिर फैटी एसिड बनाता है, फैटी एसिड को पानी से लिपेस एंजाइम है ना, ऑर्गेनिक एंजाइम है। अच्छा, फ्रेग्रेंस खुशबू है, ऐसी बात है इसलिए कि आप अच्छा फील करें जो कर रहे हो, जो बदबू ना आ रही हो। और वाटर सॉफ्टनर का मतलब है जो पानी की हार्डनेस को, हार्ड खारा पानी झाग नहीं बनाता। तो इसमें ऐसे कुछ ऐसे वाटर सॉफ्टनर होते हैं, सोडियम कार्बोनेट होता है बेसिकली, जो पानी के खारेपन को दूर करता है। अगर आप खारे पानी से भी, क्योंकि कराची में तो ये है ना, तो खारे पानी जो कुएं का पानी होता है उससे हम धुलाई से धुलाई करते हैं, तो डिटर्जेंट यूज करें कोई भी टेंशन नहीं है। अब खारा पानी बिल्कुल परफेक्ट एक्शन देगा। डिटर्जेंट सोप इंडस्ट्री को वो नहीं करते थे प्लीज, क्योंकि प्रोसेस इसलिए लगा ना कि ये वाला है खारा पानी में भी काम कर जाता है और ये डिटर्जेंट आर बेटर ऑप्शन, सोप इसके मुकाबले में एक तरह से लेस है। तो अब इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो जरा सस्ता पड़ता है, और जहां उसका नुकसान है, मिसाल मेरे घर में खारा पानी नहीं आता, फिर मीठा पानी आता है, शुड प्रेफर सोप। और वरना अब तो ये खास तौर पर जब से ये आ गया ना डिटर्जेंट्स में भी हैंड वॉश और वो जो ब्यूटी सोप चलता है, वरना अब हमारा साबुन का काम सिर्फ ये था, ये साबुन चूंकि हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता, डिटर्जेंट पहुंचा सकता है, तो हम वो डिटर्जेंट यूज नहीं करते थे। तो खासतौर पे अपने जिस्म पे लगाने के लिए हम सोप इस्तेमाल करते, सबसे आसान में लिखा हुआ है, जिसमें सर्फेक्टेंट है और मॉइस्चराइजर है जो मेरी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फ्रेग्रेंस खुशबू है, और एंटी बैक्टीरियल एजेंट है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मेरे हाथ में जब मैं साबुन से हाथ धोता हूँ, खासतौर पर कोविड वाले जमाने में, मकसद ये था कि हम इन्फेक्शन और बैक्टीरिया से बच रहे। तो ये सारी चीजें उस पर डाली, हर एक का कोई ना कोई पर्पस है। आ जाए फिर सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियर, सीमेंट इंडस्ट्री। वैसे देखा जाए तो इस वक्त सबसे ऊपर यही आ रही है कि जितना काम इसमें हो रहा है, जितना पैसा इसमें लग गया है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, सिविल इंजीनियर्स अगर सही प्रॉपर बन जाए ना तो उसके बाद कुछ जाने की भी फुर्सत नहीं। तो कंस्ट्रक्शन आपको पता है कोविड में भी बंद नहीं हुई थी। अब सीमेंट जो बनती है वो बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, और ये लाइमस्टोन किले का मिक्सर है जिसमें कुछ और मटेरियल्स भी डालते हैं। तो मशहूर है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी कहलाती है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट पीएसी कहलाती है, और व्हाइट सीमेंट। और हर एक के अंदर क्लिंकर, जिसको कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ये लीडिंग इंडस्ट्रीज थी, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें करनी, इससे सिवाय अच्छी बनता ही नहीं है, सवाल बनाने बनता नहीं था थ्योरी में। हाँ, जिससे थ्योरी में भी सवाल बना और एमसीक्यू तो बहुत ही प्यारा बनेगा, वो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तकरीबन 5-6 मशहूर ड्रग्स के नाम है, वैसे भी बताऊं हर एक का काम, और कम से कम एक एग्जाम्पल दूंगा। तो फार्मास्यूटिकल का मतलब है वो ड्रग्स जो हमारी बीमारियों में इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, जानवरों या इंसानों दोनों के लिए। तो इनकी क्लासिफिकेशन है एनाल्जेसिक्स, हम कहते हैं उसको, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करके हमें पेन रिलीफ करता है, ये बेसिकली पेन किलर है। तो हम जिनको पेन किलर कहते हैं उनका फार्मास्यूटिकल नाम है एनाल्जेसिक्स। इसकी कौन सी एग्जाम्पल होगी? एस्प्रिन। एस्प्रिन का कमर्शियल नाम है डिस्प्रिन। एस्प्रिन इसका केमिकल नेम है, और डिस्प्रिन इसका कमर्शियल नेम। तो इट्स अ पेन किलर। एंटीबायोटिक बहुत मशहूर है ये, हमारे अगर बॉडी के अंदर कोई अननेसेसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो इसे किल करने के काम करता है। और पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, अब तो खैर बहुत हो गई। तो पेनिसिलिन की एग्जाम्पल आती है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमने बनाई थी। एंटीबायोटिक मेडिसिन बेसिकली वो है जो बुखार को तोड़ने में काम आती है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए। पैरासीटामोल, ये सब उसका केमिकल नेम है। पैनाडोल, कालबोल, ये सारी इसी में शामिल होती है। एंटी फंगल नाम से जायद है, फंगस अगर हमारी स्किन पे खास तौर पे कोई फंगस आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको खत्म करने के लिए इसकी फ्लूकोनोजोल इसकी एग्जाम्पल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, इन्फ्लेमेशन सूजन पैदा हो जाए तो उससे रिलीफ देती है, आइबोप्रोफेन या सिर्फ ब्रूफिन जो कहते हैं, ये इसकी है। एंटी एलर्जिक, एलर्जी हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए है। एलर्जी बेसिकली होती है हिस्टामीन की वजह से। हिस्टामीन एक बेस है
जो अगर हमारी बॉडी में उसका लेवल बढ़ जाए तो इससे एलर्जी होती है। तो इसीलिए इस दवा को एंटी हिस्टामिन कहते हैं कि ये एक्सेस हिस्टामिन को खत्म कर देता है। और डायफिनाइल हाइड्रामीन इसकी एग्जाम्पल है। एंटी मलेरियल, जाहिर सी बात है मलेरिया खत्म करता है। इसको हम यूँ कहते हैं कि हर वो बीमारी जो मॉस्किटो या किसी इस तरह की कीड़े के काटने की वजह से हो, और इसकी एग्जाम्पल क्लोरोक्विन है। पेस्टिसाइड कीड़े मारने वाली दवाएं। पेस्ट कहते हैं ऐसे लिविंग थिंग्स को जो पौधे भी हो सकते हैं और जानवर भी, जो हमारी फसलों को या हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाए। तो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट या ऐसी बेकार झाड़ियां। अब हमने आम का बाग लगाया, पता लगा जहाँ आम की तरफ लग थे वहां घास फूस और झाड़ियां भी उग गई, तो उनकी जगह के हमारे दरख्त की ग्रोथ को रोका है, तो वो भी पेस्ट कहलाएंगी। तो ऐसे पेस्ट को खत्म करने के लिए हम बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जो पेस्टिसाइड्स कहलाती हैं। नामों से क्या हो जाता है, इंसेक्टिसाइड कीड़े मारने वाली दवाएं, जिसमें सबसे मशहूर है डीडीटी। डीडीटी इज एन एब्रिविएशन ऑफ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर है हर्बिसाइड, हर्ब कहते हैं झाड़ी। तो ऐसी झाड़ियां जो हमारे लिए अनवांटेड है, जो हम नहीं चाहते, घास फूस गया है और वो हमारी फसलों को के लिए नुकसान दे, तो उन्हें खत्म करने के लिए हम जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं वो हर्बिसाइड है। सबसे मशहूर है 2,4-D कहलाती है, विच इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फंगिसाइड फंगस को खत्म करने के लिए है, और इसकी मशहूर एग्जाम्पल है बेंकोसिब, जो कि बेसिकली मैग्नीज इथाइनिन बिस डाइक्लोरोकार्बा कार्बामेट जिंक सॉल्ट है, मतलब चौड़ा नाम है। फिर इसके बाद है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर्स का मतलब है वो पॉलीमर जो हम खुद बनाते हैं। याद रहे नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो नेचुरल पॉलीमर है, प्रोटीन्स नेचुरल पॉलीमर है, सिंथेटिक वो जो हमने खुद बनाया है। तो पॉलीमराइजेशन क्या है, जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक जायंट मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमर। छोटों को कहते हैं मोनोमर, बड़ों को कहते हैं पॉलीमर। तो हम इंडस्ट्री में ये प्रोसेस करते हैं, और इससे सबसे ज्यादा मशहूर जो चीज बनती है सिंथेटिक पॉलीमर से, वो है प्लास्टिक। तो अब तो हमारी दुनिया ही प्लास्टिक की है। अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत तेजी से वो चीजें जो पहले किसी और चीज की बनी होती थी, वो प्लास्टिक की बनी होती है। घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन में, बाउल्स, इन सब में प्लास्टिक बहुत तेजी से आ रहा है। हम चीज मंगाते हैं, जब डिलीवरी करते हैं, तो हमें प्लास्टिक के बाउल्स में अब चीजें मिलती हैं। प्लास्टिक के चम्मच आ गए हैं, पहले ये मेटल के होते थे। इसी तरह क्रॉकरी ग्लास की होती थी। बड़ी तेजी से प्लास्टिक ने सब चीजों को रिप्लेस किया है। तो इससे 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 पॉलीमर। अब दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक कहलाता है एडिशन और एक कहलाता है कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब है जिसमें बहुत सारे मोनोमर सेल्फ एडिशन करके एक प्रोडक्ट बनाए। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का मतलब है बहुत सारे मोनोमर मिले, पॉलीमर बनाए, और साथ में कोई साइड प्रोडक्ट। वो साइड प्रोडक्ट आमतौर पे बॉटल होता है, इसलिए इसको कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, अब हमने इसमें कर दी एग्जांपल प्लास्टिक के, जैसे कि थर्मोस्टेटिक पॉलीमर सबसे मशहूर एग्जांपल है प्लास्टिक। प्लास्टिक्स दो तरह के होते हैं, थर्मोस प्लास्टिक कहलाते हैं, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोप्लास्टिक को थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक भी कहते हैं। ये वो है कि उन्हें हीट करें तो सॉफ्ट हो जाए, कूल करें तो फिर सख्त हो जाए। तो इन्हें हम बार बार टेम्परेचर चेंज करके रीशेप कर सकते हैं। जबकि थर्मोस्टेटिक वो है जो एक ही दफा बनते हैं, तो जिस शेप में आते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। अब अगर आप इन्हें हीट करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनको दोबारा रीशेप नहीं कर सकते। तो फिर दो एग्जाम्पल सिर्फ हमें पढ़नी थी। एक है पॉलीविनाइल क्लोराइड जो एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है, और दूसरी नायलॉन जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जाम्पल है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, क्योंकि विनाइल क्लोराइड क्या होता है, विनाइल क्लोराइड क्लोरोईथीन का कॉमन नेम है। क्लोरोईथीन, इसका कॉमन नेम है विनाइल क्लोराइड। तो जब ये पॉलीमर बनाता है तो कहलाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीमर बनाना बड़ा आसान है, बस डबल बॉन्ड हटा दें और ऐसे करके शो करें कि ये आगे तक इसी तरह बार बार एक यूनिट रिपीट होता जा रहा है। तो दिस इज पीवीसी। मशहूर है पीवीसी के पाइप्स, इंसुलेटिंग पाइप्स होते हैं। अब हम बिजली की तारों की चैनल पट्टी में इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के इस्तेमाल में जबरदस्त है। बॉटल्स, पाइप्स, मेडिकल ट्यूब्स, ब्लड बैग्स, और इंसुलेशन मटेरियल खासतौर पर इसी का बना। नायलॉन, हर लाल रंग का पाइप भी कुछ होता है। नहीं ये जो अभी हमारी जो चैनल छोटी वाली ना, गोल वाला पाइप होता है ब्राउन कलर का,
वो पीवीसी का पाइप कहलाता है। क्योंकि सैनिटरी की दुकानों से गुजरो ना तो बड़े बड़े पीवीसी के पाइप दस्तियाब हो बने के साथ। तो ये बहुत अच्छा इंसुलेटर है, इसलिए बिजली की तारों की कवरिंग पे इस्तेमाल होता है। नायलॉन 66 पॉलीअमाइड है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है दो चीजों का। 66 इसलिए लिखा गया है कि इसके दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन है। एक है हेक्सेन डायोइक एसिड, यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 2 COOH ग्रुप है और टोटल 6 कार्बन है। दूसरा है 16 डायअमाइनो हेक्सेन, यानी ऐसा कंपाउंड्स में 6 कार्बन है और फर्स्ट और 6 कार्बन पर अमाइनो ग्रुप लगा है, उसी को हम हेक्सा इथाइलिन डायमीन कहते हैं। और जो हेक्सेन डायोइक एसिड है उसको एडिपिक एसिड कहते हैं। तो ये दो नाम कॉमन नेम भी और IUPAC भी नेम। और ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि नायलॉन से हम टेंट्स, पैराशूट, रोप्स, फिश नेट, इन सब तरह की चीजें बनाते हैं। फिर है थोड़ा female side of it, but that very important industry also cosmetics. और कॉस्मेटिक जो है खवातीन का कि वही काम कर रहे हो कर रहे हो। और कॉस्मेटिक्स सारे केमिकल्स हैं, और कुछ खासतौर पर खवातीन वाले हैं, कुछ दोनों के लिए हैं। मसलन लिपस्टिक हमें पता है कहाँ इस्तेमाल होती है, लिप्स में होगी, और इसको हम कलर, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर कलर होता है जिसमें पिगमेंट डलेगा, मॉइस्चराइजर लगेगा ताकि स्किन को नुकसान नहीं पहुंचे, और प्रोटेक्शन ऑफ द लिप्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसे हम शो की वही बात है, डेकोरेशन भी है, प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि जहाँ शदीद सर्दी वाला मौसम होता है वहाँ लिपसिंग करने का एक मकसद ये होता है कि खून खुश्क ना हो और फटना ना शुरू हो जाए। तो इट इज मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ऑयल, वैक्सेस, पिगमेंट, फ्रेग्रेंस एंड मॉइस्चराइजिंग एजेंट। नेल पॉलिश हम अपने नेल्स पे लगाते हैं, इट्स अ लिक्विड दैट इज यूज्ड टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द नेल्स इन वुमेन। और इसमें भी पिगमेंट, रीजन, प्लास्टिसाइजर और फिल्म फॉर्मर शामिल है। फिल्म फॉर्मर का मतलब है ऐसा केमिकल जो सरफेस पर एक थिन फिल्म बना लेता है। खाना तो खाते हैं ना सालन, ये सालन का कारण कोई भी चीज बनाए सालन पे, और आपके सालन डाल के रख दिया, आप हैं है मशरूम दुनिया के आदमी क्रिकेट के बाद, तो आप तो खाना खाने देर से पहुंचे, 15-20 मिनट लगा दिए, तो आपने अक्सर देखा होगा सालन के ऊपर एक झिल्ली सी बन जाती है, जैसे चाय पड़ी है उसके ऊपर भी बन जाती है। तो जो झिल्ली सी सालन में बनती है वो बनती है ऑयल के लिए। इसका मतलब आपके घर में जो ऑयल आता है वो अलग क्वालिटी, क्योंकि जो ऑयल जिसमें डबल बॉन्ड्स हो वो सबसे अच्छी क्वालिटी का। तो वो डबल बॉन्ड वाले ऑयल्स की खूबी है कि जब वो थोड़ी देर हवा में पड़े रहे तो वो इपॉक्सी बनाते हैं, रिएक्शन पड़ा है ना, और वो इपॉक्सी बनाकर उसकी थिन फिल्म बना लेते हैं पूरी सरफेस पर। इस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसे ऑयल्स को कहते हैं ड्राइंग ऑयल्स। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इन ऑयल्स को इस्तेमाल करते हैं पेंट में। जब आप पेंट लगाते हैं तो ऐसी पूरी फिल्म पर किस लग जाता है, जब आप देखते हैं वो खड़का तो चिप्स की सूरत में पड़ता है, पाउडर थोड़ी पड़ता है। तो इसी तरह हम नेल पॉलिश भी जब लगाते हैं तो थिन फिल्म सी बन जाती है, कभी कभी तो वो पूरा ऐसे ही बनती है। तो वो थिन फिल्म इसलिए बनती है कि उसमें भी यही ड्राइंग एजेंट इस्तेमाल होता है, ड्राइंग ऑयल इस्तेमाल होता है। तो ये फिल्म फॉर्मर हमने इसका नाम रख दिया। नेल पॉलिश को रिमूव करना हो तो एसीटोन इस्तेमाल होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसीटोन यानी प्रोपानॉन इज नेल पॉलिश रिमूवर, वो नेल पॉलिश को डिसॉल्व कर लेता है। फिर हेयर डाइज हैं जो हम अपने बालों के कलर को चेंज करने के लिए, ये वो है जिसमें मेल फीमेल दोनों यूज कर रहे हैं। एक टेम्परेरी हेयर डाई है और एक परमानेंट हेयर डाई है। टेम्परेरी हेयर डाई का मकसद है शॉर्ट पीरियड के लिए जेल वेल लगा लेते हैं आप, थोड़े बाल थोड़ा सा हो जाए फिर एक दिन के बाद दोबारा सही हो जाते हैं। तो इसमें स्प्रे आता है, जेल आते हैं, शैम्पू आते हैं। लेकिन जो परमानेंट है उसमें हम उसका अपने बालों का कलर परमानेंटली चेंज करते हैं। उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या डेवलपर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ ना ना खूबसूरत में अगर बनाने वाली कंपनी ने इसमें कुछ और भी चीज डाल दी, अदरवाइज इट्स नॉट। तो पूरी ने हमारे सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो और बातें कि हम रिलीजियसली हमें इजाजत नहीं है कि कलर बालों को तो चीज करेगी, ये कलर शुरू है, लेकिन वैसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। परफ्यूम सब इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, सॉल्वेंट्स एंड फिक्सेटिव दैट क्रिएट्स प्लेजेंट एंड डिस्टिंक्ट सेंट्स। दिस टिपिकली कंसिस्ट ऑफ टॉप, मिडिल एंड बेस नोट्स। तो इसमें बहुत सारे केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये परफ्यूम एडिसिव्स चिपकाने वाली चीजें होते हैं, बोन टाइप की। एडिसिव का मतलब ये चिपकाने वाला। तो एडिसिव और ग्लू आर केमिकल सब्सटेंस दैट कैन यूज टू स्टिक मटेरियल्स टुगेदर। अब देखें, मेटल टूट जाए उसको चिपकाना, लकड़ी की कोई चीज टूट जाए उसको चिपकाना, शीशे की कोई चीज टूट जाए उसको चिपकाना, हर डिफरेंट चीजें हैं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस भी डिफरेंट है। स्टार्च नेचुरल एडिसिव है, यानी स्टार्च जो हमें पौधों से हासिल होता है, पोटैटो राइस से हासिल होता है, ये नेचुरल।
तो अगर हम इसे पानी के साथ इसका पेस्ट बना दें तो ये भी बहुत सारी चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। नेचुरल एडिशन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग स्टार सस्पेंशन इन वाटर, इट इज यूज्ड एज ए थिकनिंग एजेंट इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स एंड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। इपॉक्सी रेजन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक एडिसिव है, ये हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं, पर ये आमतौर पे मेटल्स को, प्लास्टिक को, ग्लासेस को और सेरेमिक के आइटम को जोड़ने के इस्तेमाल होते हैं। और रेजिन भी बहुत हाई स्ट्रेंथ और हाई थर्मल स्टेबिलिटी रखते हैं, यानी गर्म करने पर भी खराब नहीं होते। इपॉक्सी वाले गर्म करने में खराब हो जाते हैं, पर ये वाटर रिपेलेंट भी है, यानी इसके ऊपर पानी ठहरता नहीं है। और इसको हम खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोटिव के अंदर, यानी इंजन, क्योंकि इंजन गर्म हो जाएगा, वहां अगर मैंने इपॉक्सी यूज किया तो जो इंजन में अगर कहीं कोई चीज जोड़नी है तो वहां हम सिलिकॉन रेजिन यूज करते हैं। गैस्केट में बॉन्डिंग ऑफ ऑप्टिकल एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फिर आता है सुपर ग्लू, सबसे जबरदस्त को हम कहते हैं साइनोक्राइलेट, और ये बॉन्ड करता है ज्यादातर ज्वेलरी, जरा महंगी वाली चीजों के लिए सेंसिटिव है, तो ज्वेलरी के आइटम्स को जोड़ने के लिए, और खिलौनों, महंगे खिलौनों में शायद हमें जरूरत पड़ती है, और इसी तरह ये ऑटोमेटिकली यूज करते हैं। वुड गिलो इज केमिकली नेम्ड एज पॉलीविनाइल एसीटेट, और पॉलीविनाइल एसीटेट च्युइंगम में भी इस्तेमाल होता है, PVA कहते हैं इसको, एंड इट आल्सो यूज इन च्युइंगम सब कहते हैं इसको। इट्स अ वाटर बेस्ड एडिसिव एंड बॉन्ड पीसेस ऑफ वुड, या लकड़ी की चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है अंडर हाई प्रेशर। तो ये हो गए हमारे पास एडिसिव्स, और ये हमारा 11। अब ये आखिरी चैप्टर जो है, जो हमने सिरे से पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि ये रिव्यू सिलेबस में पूरा कर लिया था, है ये दुनिया की बहुत ही जबरदस्त चीज इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस लिहाज से जबरदस्त चीज है कि अगर हम आगे पढ़ते हैं किसी भी साइंस की फील्ड में सिवाय कंप्यूटर के, तो हमारा इन सब से पाला पड़ता है। जैसे इंजीनियर और मेडिकल वालों को भी हम ये कहते हैं, तो ये वो चीज है जो है केमिस्ट्री की, इस्तेमाल फिजिक्स और बायोलॉजी का होता है। इंजीनियर भी करते हैं मेडिकल, क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो एनालिसिस के काम आता है, जिसकी जरूरत इंजीनियर को भी पड़ती है। सिविल इंजीनियर ने अगर कहीं कंस्ट्रक्शन करनी है, सबसे पहले सॉइल का सैंपल लेके उसका एनालिसिस होता है कि इस मिट्टी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मैं इसमें कितनी बेस तक खुदाई कर सकता हूँ, उसमें कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल स्ट्रक्चर डाला जा सकता है, ऐसा ना हो बाद में वो सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें इन चीजों की, तो ये क्या है, ये सीरीज ऑफ टेक्निक्स है। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं इस बात से कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एब्सॉर्ब्ड और इमिटेड बाय मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मुराद है ऐसी रेडिएशन जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल है। इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो सूरज की रोशनी से आती है जिसे सेवन कलर होते हैं, उसको विजिबल कहते हैं। विजिबल से कम एनर्जी वाले को इंफ्रारेड कहते हैं, और ज्यादा एनर्जी वाले को अल्ट्रावायलेट। तो बेसिकली तीन से हमारा था। इसके अलावा कोई एक्सरेज, गामा रेज, मगर उसका इनसिडेंट करते हैं। इसका मतलब है तीन को याद रखें, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी अल्ट्रावायलेट की है, फिर विजिबल की है, और सबसे कम इंफ्रारेड की है। जिसकी एनर्जी कम हो उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, विजिबल की बीच में है, और अल्ट्रावायलेट की सबसे कम है। अच्छा, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल मिलाता है वेव नंबर, तो हम वेव नंबर भी यूज कर सकते हैं, वेवलेंथ भी यूज कर सकते हैं। अब ये तीनों की तीनों अलग अलग टाइप की रेडिएशंस हैं जो मैटर एब्सॉर्ब करता है या इमिट करता है डिफरेंट रीजंस की वजह से। हमारे एटम में फर्स्ट कर लीजिए OH का फंक्शनल ग्रुप है, तो वो OH का फंक्शनल ग्रुप एक खास फ्रीक्वेंसी की IR रेडिएशन एब्सॉर्ब करता है। अगर हम किसी कंपाउंड में देखें तो से वो पर्टिकुलर रेडिएशन एब्सॉर्ब किए, हम समझ जाएंगे इसमें अल्कोहल है। इसका मतलब है इस बात से हमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिनमें ये खूबी है कि हम उसमें अपना सैंपल रखते हैं, उसमें से लाइट गुजारते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट ये मेजर कर लेता है कि आई तो ये वाली लाइट थी, गई कौन सी है। तो इसका मतलब है कौन सी लाइट एब्सॉर्ब हो गई है, तो हमें पता चल जाता है कौन सी पर्टिकुलर वेवलेंथ को हमारे सैंपल ने एब्सॉर्ब किया है। तो हम उससे फिर प्रेडिक्शन करते हैं अगर ये सैंपल इन चीजों को एब्सॉर्ब कर रहा है तो इसके अंदर क्या है कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना, ये है सिंपल छोटा सा हिसाब किताब। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज है कि इट्स वेरी इजी एंड टेक लिटिल टाइम टू एनालाइज सैंपल, ये एडवांटेज है। यू वेरी रिक्वायर्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बहुत थोड़ा सा हमें चाहिए, सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि अमूमन क्रिमिनल साइट्स पर हमें जो मिलते हैं एविडेंसेस,
उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, बाल का टुकड़ा मिल गया है या एक छोटी सी बूंद खून की मिल गई, या पता नहीं वो विक्टिम की है या क्रिमिनल की है, तो उसका एनालिसिस इन टेक्निक्स की मदद से होता है, भरपूर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यानी अगर फर्ज कीजिए कहीं आपके बाल का एक टुकड़ा गिर गया है, तो हम इन टेक्निक्स की मदद से बता सकते हैं ये आपका था। उसमें जो डीएनए है वो आपके डीएनए से मैच करके, लाइट वो आपका डीएनए चेक करेंगे, आपका डीएनए लेंगे, कहेंगे तुम्हारा बाल में क्या कर रहा था, तुम तो कह रहे हो मैं वहां गया ही नहीं, तो लेके तो फिर मैं वहां पकड़ा गया। हमारे मुल्क में तो अभी इतना ज्यादा हिसाब नहीं, तो शनाख्ती कार्ड सबके नहीं बने थे। जो सिविलाइज कंट्रीज हैं उनमें हर बंदे का डीएनए प्रिंट भी उनकी कंप्यूटराइज सिस्टम पे महफूज है। सो अगर किसी क्रिमिनल साइट में हमें कोई चीज मिलती है, उससे उसको चेक करते हैं, उधर ही पता चल जाता है फला आदमी का है, डेनियल मार्टिन वहां रहता है, ये कहाँ से यहाँ के तो पढ़ ली क्या रहा था। तो ये जो चीज है ना, ये बाहर आना बहुत जबरदस्त है। तो इस प्रोवाइड्स मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल मॉलिक्यूल्स, ये तो है ही है। जो इसकी एप्लीकेशन में सब चीजें जो मैंने भी कही, केमिकल कंपाउंड की एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग सिंथेसिस का जो मैंने भी कहा, दवाएं बनती है तो एक आदमी क्वालिटी चेक करता है, क्वालिटी चेक करने वालों की किसी से या आपने दवा में लिखा है कि इसमें पैरासीटामोल होगी, तो वो चेक करता है पैरासीटामोल है या नहीं है, 100% है, 90% है, 60% है, तो पोल खुल जाता है। एनालिसिस ऑफ वाटर पोल्यूशन, पानी के अंदर क्या पोल्यूशन है वो भी इसी से चेक होता है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने इसी से मालूम किया है। फॉरेंसिक मटेरियल्स होते हैं जिसका मैंने तस्करा किया, क्रिमिनल साइट में चीजें हमें मिलती हैं, और इट आल्सो हेल्प्स इन स्ट्रक्चर एनालिसिस। तो सबसे पहली टेक्निक है इंफ्रारेड, नाम से ही जाहिर है इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंफ्रारेड रेडिएशन है, तो सबसे पहले इसी का तारुफ करवा दें। तो हमने कहा इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो बेसिकली वेव लेंथ के एतबार से उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बराबर होती है, लेकिन इन्होंने उसे सेंटीमीटर इनवर्स यानी रेसिप्रोकल में बताया है। तो अब रेसिप्रोकल में 12,000 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स जो है वो नियर आई आर कहलाती है, 4,000 से 200 मिडिल आई आर है मीन, और फार एन आई आर है 200 से 10। तो इन तीनों रीजन्स में जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो हम समझ जाते हैं कि उस कंपाउंड में क्या इंफॉर्मेशन है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, एक टाइप ऑफ बॉन्ड और फंक्शनल। बुनियादी तौर पर हम ये कहते हैं कि ये असल में जो हमारा एटम है, जो बॉन्ड बनाया हुआ होता है ना, तो बॉन्ड बनाया होता है तो वो ऐसे ऐसे भी मूव करता है और घूमता भी है, यानी वो बॉन्ड बेंडिंग और बॉन्ड स्ट्रेचिंग दो चीजें करता है। तो जो बॉन्ड बेंडिंग और बॉन्ड स्ट्रेचिंग है, तो एक के अंदर बॉन्ड लेंथ कम ज्यादा होती है और एक के अंदर एंगल कम ज्यादा। इन ईदर केस इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। तो हमने इसमें कहा कि अगर कोई 1500 से 500 के दरमियान कोई पर्टिकुलर आईआर एब्जॉर्ब करता है तो वो उसका फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है, उससे उस कंपाउंड की पहचान होती है। और 4000 से 1500 के दरमियान फंक्शनल ग्रुप है। अब हमने आपके लिए आसानी पैदा की, वरना असल टॉपिक बढ़ाने का मकसद नहीं होता कि अब हम इसके साथ एक देते टेबल फिंगरप्रिंट का भी कि इस रेंज की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने से क्या मतलब है, कि इसमें क्या चीज मौजूद है, कौन से फंक्शनल ग्रुप ने कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है। फिर हम एक स्पेक्ट्रम देते हैं, यानी एक रिजल्ट देते हैं जिसमें हमें पूरी ग्राफ बनाया होता है कि कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई, और बच्चे से कहते हैं जरा चेक करो इसको पहुंचा होता। ये असल काम है, लेकिन दैट्स व्हाई वो उतना डीप काम हमारे लिए नहीं था, तो हमारे लिए बस ये याद करना। फिर इसके बाद कि इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली अबाउट द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड एज वेल एज अगर हमारे कंपाउंड में कोई इम्प्योरिटी है तो हम उसे आईआर से पहचान लेते हैं। एनालिसिस और मेजर फिल्टरिंग के लिए होती है। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है, बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है, हमने उसी को पढ़ा है भाई, ये उसमें होता है। अच्छा, अब ये सबसे मशहूर है यूवी विजिबल, अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपाउंड्स जो है इसी रीजन में एब्जॉर्ब करते हैं। इसका ताल्लुक बॉन्ड बेंडिंग या बॉन्ड स्ट्रेचिंग से नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से है। तो हम बॉन्ड की थ्योरी में पढ़ते थे ना, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हायर से लोअर में आता है तो लिमिट। तो जिस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वैसी यूवी लाइट या विजिबल लाइट एब्जॉर्ब होती है। तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज कॉन्जुगेटेड सिस्टम इन अ मॉलिक्यूल। ये पता लगाने के लिए कि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या बेंजीन की तरह कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये टेक्निक हमारे काम आती है। तो जो बुनियादी तौर पर इसका रीजन है वो 400 से 800 नैनोमीटर बनता है, और इसमें जो प्रोसेस है टोटल 4 प्रोसेस है।
इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल से एंटी सिग्मा में जाए, इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल से एंटी पाई ऑर्बिटल में जाए, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एंटी पाई में जाए, एन का मतलब है ग्राउंड स्टेट, और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एंटी पाई में जाए, एंटी सिग्मा और एंटी पाई में जाए, तो 4 करती है। तो ये समझिए कि वो है, ये है नॉर्मल सबसे लोअर एनर्जी। उसके बाद लोअर एनर्जी होती है सिग्मा, उसके बाद लोअर एनर्जी होती है पाई, उसके बाद लोअर एनर्जी होती है एंटी पाई, और सबसे लास्ट होती है सिग्मा। ये है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता है, वो यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से, या इधर से जंप करके सिग्मा से सिग्मा में जा सकता है, पाई से पाई, जितनी पॉसिबिलिटी। तो उसमें से 4 का तस्करा किया और खास तौर पर बता दिया सिग्मा से एंटी सिग्मा जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो यूवी यूनिट में नहीं है, इसलिए हम इसे नोट नहीं कर पाते। तो इसका आंसर है, हम हमारा ताल्लुक 3 से है, पाई से एंटी पाई, ग्राउंड से एंटी पाई, ग्राउंड से एंटी सिग्मा, बस। और हर एक से हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। मसलन अगर पाई से एंटी पाई जा रहा है तो मतलब उसमें पाई बॉन्ड है ना, तो इससे हमें पता चल गया कि उस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या एरोमेटिक मौजूद है। पहचान क्या है, लाइट एब्जॉर्ब होगी 180 या 320 नैनोमीटर के दरमियान। अगर नॉर्मल से एंटी पाई है तो इसका मतलब है हमारे कंपाउंड में कोई हेटेरोसाइक्लिक एटम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर, और उसकी रेंज है 200 से 500 नैनोमीटर। और अगर ग्राउंड से एंटी सिग्मा में गया है तो इसका मतलब है हमारे कंपाउंड के अंदर कोई हेटेरो एटम है, जैसे अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल वगैरह, और ये तकरीबन 150 से 300 नैनोमीटर तक है। फिर यूवी की एप्लीकेशंस हैं, वही इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, पर्टिकुलरली इन रिलेशन ऑफ द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड एरोमेटिक सिस्टम। और इससे हम अपने कंपाउंड की कंसंट्रेशन भी निकाल लेते हैं। एक लॉ इसे कहते हैं लैम्बर्ट बियर्स लॉ। वो हमें एक सिंपल, उसमें हम कितना सिंपल लॉ पता है क्या है, एबीसी। हम उसको मजाक में कहते हैं कैसे का, वही है, absorbance is directly proportional to concentration of the material and the proportionality constant is called Beer's constant, to BR here, तो बोल देते हैं। तो absorbance is equals to Beer's constant into concentration, तो इससे हम concentration निकाल लेंगे और इसका तो काम होगा। फिर सबसे ज्यादा एडवांस भयानक हम इसे कहें वो टेक्निक है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका नाम सुने ना तो आदमी एकदम से तड़प जाता है कि साइंस ऐसा भी कर सकती है। इसी से बनता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, ये उसी की एक है ये एप्लीकेशन। इसमें साइंसदान ने क्या किया, सोच कर आपने जब पहली बार हमने सुना था कि यार इतना कुछ है, तो अभी तक पर्सनली एटम देखा नहीं, तो हमने फर्ज कर लिया देखा नहीं। अब आप सोचिए इसमें हम क्या कर रहे हैं। एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी ये करता है कि लीनियर मूवमेंट करें तो करंट, और अपनी एक्सिस पे स्पिन करें तो मैग्नेट। तो अब जो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है वो अपने ही एक्सिस पर स्पिन कर रहे हैं, वो प्रोटॉनिक स्पिन या न्यूक्लियर स्पिन कर रहे हैं, उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो एक जानते हैं प्रोटॉन ने क्या मैग्नेट बना दिया, बड़ी वीक मैग्नेट। अच्छा, हमने कहा कि अगर फर्स्ट कीजिए हम किसी सैंपल को, अब हर एक चीज में फर्स्ट लेने हाइड्रोजन है, सब में प्रोटॉन है, ठीक है ना, उसे हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखें। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का यूनिट है टेस्ला, तकरीबन 13 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में रखें। तो होता क्या है, बड़े मैग्नेट छोटे मैग्नेट पर इफेक्ट करते हैं, जैसे कंपास अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है जब हम उसको बड़े मैग्नेट के सामने लाते हैं। तो जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिस्टॉर्ब खासे, तो अब क्या होगा, कुछ प्रोटॉन ऐसे होंगे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे, कुछ उससे अपोजिट डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे वो लोअर स्पिन स्टेट कहलाएंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट हो जाएंगे वो हायर एनर्जी स्पिन कहलाएंगे। अब हमने कहा इस सिचुएशन में जब हमारे प्रोटॉन्स के दो हिस्से बन गए, एक लोअर और एक हायर, हम थोड़ी सी एनर्जी उस सैंपल को दें तो जो लोअर स्पिन वाले हैं वो फ्लिप करके हायर स्पिन में चले जाते हैं, और हम उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर नोट कर लेते हैं। सोचिए आप, हम ये नोट कर लेते हैं कि हमारे एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ऐसे ऐसे कर रहा था, एकदम से ऐसे ऐसे करने लग गया, हम उसका। अब उससे क्या होता है, प्रोटॉन अगर हाइड्रोजन का है तो वो अलग फ्रीक्वेंसी एब्सॉर्ब करेगा, प्रोटॉन अगर कार्बन का है तो वो अलग एब्सॉर्ब करेगा, नाइट्रोजन का है तो अलग, तो हमने सबके नोट करेंगे।
अब आपके दिमाग में किसी ने कहा ट्यूमर लगा है, एमआरआई का, तो जो एमआरआई इमेजिंग होगी ना वो ये नोट करेगा कि इस जगह नॉर्मल इंसान में क्या होता है, ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, तो उनका एनएमआर कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ कोई अननेसेसरी ग्रोथ हुई हुई है तो कोई और सिग्नल आया, तो अब अगर एमआरआई इमेजेस में वो सिग्नल आ रहा है इसका मतलब है आप सोचिए क्या जरूरत है यहाँ पर। तो एनएमआर इसके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और ये हर एक का अलग अलग है, ये प्रोटॉन एनएमआर अलग, कार्बन एनएमआर अलग, फास्फोरस एनएमआर अलग, क्लोरीन एनएमआर, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग। तो हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए प्रोटॉन का डिस्कस किया। द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन असल में हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो आप हाइड्रोजन को कहते ही प्रोटॉन, क्योंकि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पीछे क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन। चेक क्या करते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस, प्रोटॉन की स्पिन, प्रोटॉन की हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वाली अलग है, वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ईएमआर कहलाती है, वो भी एक टेक्निक है लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, वो अलग है। ये तो न्यूक्लियर है ना जिसमें प्रोटॉन चेक करते हैं। The nucleus of certain elements like hydrogen, which is proton, exhibit random spin and behaves like a tiny magnet due to their charge nature. When an external magnetic field is applied, the spin of nucleus align in two ways. It can align the same direction of the applied magnetic field, low energy spin state. It can be opposite direction of the applied magnetic field, high energy spin state. अब क्या होगा process of mechanics? When a sample of a compound is placed in a strong magnetic field and subjected to radio frequency radiation, the nucleus in the specific spin absorb energy and flip into high energy state. The absorption of energy is detected as an NMR spectrum. अब इस NMR स्पेक्ट्रम को नोट करने के लिए जरूरी होता है कि जब हम सैंपल लें उसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज करें वो या तो हेवी वाटर हो या DMSO हो। DMSO इज डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करते हैं। फिर जो इसका स्पेक्ट्रम या ग्राफ आता है, उस ग्राफ के अंदर हिसाब क्या होता है कि द ग्राफ ऑफ प्रोटॉन एमएनआर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर, ऐसे होता है। उसमें एक एक्स एक्सिस है, ऐसे उसको कहते हैं केमिकल शिफ्ट, व्हिच इज शोस के हमारे प्रोटॉन्स की एब्जॉर्प्शन का सिग्नल किस वेवलेंथ पर आ रहा है। तो यहाँ पर पूरे वेव नंबर्स लिखते हैं, ये एक कोने पे एक लाइन लगी होगी, रेफरेंस लाइन, इसको हम कहते हैं टीएमएस। टीएमएस इज टेट्रामिथाइल सीरीन, ये हमारा रेफरेंस है जिससे कंपेयर करके हम केमिकल शिफ्ट को नोट करते हैं। वाई एक्सिस हमें ये बताएगा कि हमने जो एनएमआर का सिग्नल है वो कितनी फ्रीक्वेंसी का है। कोई सिग्नल इस तरह आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, कोई इतना आ रहा है, कोई इतना आ रहा है, तो ये इसकी इंटेंसिटी बताता है। सर ये कंपाउंड की प्रोटॉन कंपाउंड का कितना एलिमेंट का प्रोटॉन चेक करना बोल रहे थे। अच्छा मिसाल के तौर पर मीथेन है, मीथेन में एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है। अगर हम प्रोटॉन एनएमआर एनएमआर देख रहे हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स को डिटेक्ट करेगा, कार्बन को नहीं करेगा, तो ये कार्बन की रेंज ही कुछ और है। तो हम जिस रेंज पे वर्क कर रहे होंगे उसमें सिर्फ प्रोटॉन वाला अपनी स्पिन चेंज करेगा। तो सर ये हाइड्रोजन तो गैस है, पर यहाँ पे अपने केमिकल सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, ये डीएमएसओ। प्रोटॉन स्पेक्ट्रम नोट करने का मतलब ये नहीं है कि हम हाइड्रोजन गैस ला रहे हैं, वो तो है ही हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन का कंपाउंड ला रहे हैं, कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हम डिसॉल्व करेंगे इसमें। जैसे अब मीथेन है, इथेनॉल है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है, वो सब अलग अलग सिग्नल देते हैं। सो अब पीक्स जो है वो सिंगल भी होती हैं, डबल भी होती हैं, ट्रिपल, क्वार्टन, सब होती है। तो एक हमने ऐसी एनएमआर यहाँ बुक में बना हुआ था, तो थोड़ी सी डिटेल लिखी, शायद इसकी अब हमें जरूरत तो नहीं है, वो जो थ्योरी में होती। तो उसमें किताब ने इथेनॉल का स्पेक्ट्रम दिया जिसमें CH3 CH2OH। तो हमने कहा इसमें तीन तरह के हाइड्रोजन है, एक CH3 वाला, एक CH2 वाला और एक OH वाला। तो तीनों के अलग अलग सिग्नल आते हैं, उनकी सबकी वैल्यू, लेकिन ये हमें करने की जरूरत है। NMR provides valuable information about chemical structure, and organic compound exhibit unique NMR acting as a fingerprint that allows chemicals to identify them. ये समझिए इनके fingerprints हैं। So technique is successfully applied to drug analysis, material science, forensic analysis and many other fields. अब इसके बाद ये सबसे पुरानी, और ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी भारत, लेकिन है बड़े मजे की, अगर कभी करने का ये है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, ये एलिमेंट्स को पहचानने के काम। हर एलिमेंट का एटम अपने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर भेजता है और इमिट करके वापस भेजता है। तो हम वो सिग्नल नोट करते हैं और इससे पहचान लेते हैं ये कौन सा एलिमेंट है। तो ये दो तरह का है, एब्जॉर्प्शन भी, इमिशन भी। इमिशन का मतलब ये हुआ कि वो लाइट जो एक एटम से इमिट हो रही है उसका हमने स्पेक्ट्रम बनाया, या वो लाइट जो एक एटम में एब्जॉर्ब हो रही है, उसके दो तरीके। फर्स्ट देखिए हमारे पास व्हाइट लाइट है,
व्हाइट लाइट का मतलब होता है इसमें सारी वेवलेंथ मौजूद है, सारे 7 कलर व्हाइट लाइट, ठीक है ना। अब इसे किसी एलिमेंट के सैंपल से गुजारें, फर्स्ट हमने हाइड्रोजन गैस को सिलेंडर रखा है, व्हाइट लाइट इसको से गुजारे, तो जब ये इससे गुजर कर बाहर आती है तो इसे प्रिज्म से गुजारते हैं और फिर स्क्रीन पर डालते हैं। तो अगर बीच में हाइड्रोजन ना हो तो स्क्रीन पे 7 कलर्स का रेनबो मिलेगा, लेकिन अगर बीच में हाइड्रोजन अगर हम देखते हैं उस रेनबो के बीच में 4-5 काली लाइन है, इसका मतलब है ये वो पर्टिकुलर वेवलेंथ है जो इसने एब्जॉर्ब। तो इस स्पेक्ट्रम को जिसमें 7 कलर्स के बैकग्राउंड पे कुछ ब्लैक लाइंस आती हैं, वो उन वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं जो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। दूसरा इशू क्या है कि अगर यही हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब है, याद है ना डिस्चार्ज ट्यूब इस तरह के हाइड्रोजन को रखा बिजली गुजारी तो ये ग्लो करता है, उस लाइट को अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो स्क्रीन पर हमें डार्क स्क्रीन पर 4-5 लाइनें नजर आए, तो ये वो लाइनें होंगी जो उस लाइट में है जो हाइड्रोजन ने इमिट की। मजे की बात क्या है, हाइड्रोजन जो लाइट इमिट करता है वही एब्जॉर्ब करता है, तो इस स्पेक्ट्रम में जो लाइनें मिसिंग है इस स्पेक्ट्रम में वही लाइनें नजर आए। तो एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम डिवीजन एब्जॉर्प्शन एक दूसरे के फर्स्ट पर इम्पोज होता है, यानी बिल्कुल एक जैसा होता है। अब जो लाइन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में नजर आ रही है, एक है उसमें 4340 4340 ब्लू कलर की है, दुनिया में कोई और एलिमेंट ये वेवलेंथ ना इमिट कर सकता है ना एब्जॉर्ब। स्पेसिफाई आता है जैसे आपके हाथों के निशान है ना, 7 अरब आबादी है दुनिया की, 2 के फिंगरप्रिंट नहीं है ठीक वैसे, ये तो जो जिंदा है जो मर गए ना उनके भी नहीं है, कितनी बड़ी कुदरत है अल्लाह की। तो इसमें तो 92 तो एलिमेंट है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी हमें पता लगाना हो कि ये कौन सा एलिमेंट है समझ नहीं आ रही, सिर्फ स्पेक्ट्रम खोलो। जो साइंसदानों ने जो सूरज से रोशनी आती है तो सोलर कहते हैं, जो बाकी स्टार से आती है उन्हें कॉस्मिक रे कहते हैं। कॉस्मिक रेज जो पता नहीं कितने दूर है स्टार उनसे आ रही है, उनकी हमने स्पेक्ट्रम बनाया, और उस स्पेक्ट्रम में हमें जो लाइनें मिली है ना 75% हाइड्रोजन की। तो क्या साबित हुआ, हाइड्रोजन गैस 75% यूनिवर्स में हाइड्रोजन। यहाँ बैठे बैठे घोड़ा ले तो इस तरह का मिला, तो रेस क्या मैं तो बॉडी के तो वो आपको इसलिए नहीं कर सकता कि आपको सिर्फ सूरज का भी कर सकता है। तो जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनसे हम रे वो होती है जो नजर आती है, जैसे सूरज की रोशनी से हम चीजें देखते हैं, और दूसरी होती है इनविजिबल, ना इंफ्रारेड नजर आती है ना अल्ट्रावायलेट नजर आती है ना एक्स। हम इन्हें डिटेक्ट करते हैं थ्रू सर्टेन मटेरियल्स, फोटोग्राफिक केमिकल, ऐसे केमिकल है जिनको कोई भी रेडिएशन के लिए कलर से चलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिटेक्टर्स हैं जिनसे हम रेडिएशन को मापते हैं। तो जो रेडिएशन सनलाइट से नहीं आती वो अगर हम डिटेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका सोर्स सनलाइट नहीं, ठीक है ना। लास्ट है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपने बहुत तफसील से फिजिक्स में पढ़ा है, जे थॉमसन का ई/एम रेशियो का एक्सपेरिमेंट, जिससे हम इलेक्ट्रॉन का मास हमने निकाला और हम एटम और मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस निकालते हैं। इसकी लॉजिक ये है कि अगर हम किसी चीज का बेटा एटम तो नजर नहीं आता, एटम न्यूट्रल, आप सबसे पहले एटम को इतना हीट करेंगे उसमें से कम से कम एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और वो चार्ज पार्टिकल मिल जाए कैटायन। अब उस कैटायन को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारें तो बी पॉजिटिव चार्ज वो साउथ पोल की तरफ मुड़ेगा। तो हम जो सेटअप जे थॉमसन ने लगाया था जिसमें पढ़ाया गया, उसने अपनी स्क्रीन की दीवार पर इसी तरह फोटोग्राफिक मटेरियल लगाया, तो वो जो चार्ज पार्टिकल जहां टकराता है आसपास, तो अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चीज सीधी जाएगी तो यहाँ टकराएगी, लेकिन अगर घूम जाएगी तो यहाँ टकराएगी। तो हमने नोट किया वो कहाँ टकराएगी, लाइटर पार्टिकल्स ज्यादा डिफ्लेक्ट करेंगे, हैवियर मुश्किल से डिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस टेक्निक में हम ये नोटिस करते हैं कि पार्टिकल्स टकराते रहते हैं और उससे उनके मास का हिसाब करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टेक्निक टू डिटरमाइन द मास ऑफ द चार्ज, मास टू चार्ज रेशियो बेसिकली हम निकालते हैं। For ions in a sample, it provides the information about the mass of different fragments of the molecule. In mass spectroscopy पूरा तरीका वही है। Mass spectrometry various compounds are bombarded with beam of high energy electron from electron gun that makes the neutral molecule lose an electron and change into molecular ion. सबसे पहले हमने इसको आयन बना दिया। These molecular ions further break into smaller possible fragments of specific charge to mass ratio, and these molecular ions will pass through magnetic field when they are following a curve path, और हम उस curve path को डिटेक्ट करते हैं। Highly sensitive detector is
you would attach in mass spectroscopy meter which detects the molecular mass of the ions, और फिर हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. It is used to determine the molecular mass of unknown compound on the basis of mass to charge ratio, और इससे हम बहुत सारे ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अब हमने थोड़ी थोड़ी तफसील इसलिए बताई क्योंकि ये चैप्टर से आपने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपको क्या याद करना है अब सबक, हर टेक्निक का नाम, उसमें हम कौन सी चीज मेजर कर रहे हैं, यानी किस रेंज की वेवलेंथ मेजर कर रहे हैं, और उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ, दैट्स इट. बाकी प्रोसेस की डिटेल और दैट्स व्हाई द थ्योरी प्लानिंग इज करेंगे. सो अब ये सारा काम हमारा पूरा हो गया फॉर द पार्ट ऑफ सेकंड ईयर. एंड अब जैसे कि हमारा प्लान है कि वी गोना हैव योर सीरीज ऑफ टेस्ट, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा हमने एक और कोशिश ये कर रहे हैं अर्ली ईयर को, तो वो मुहर्रम की छुट्टी में आपको काम आ जाएगी अगर आप उसके सामने आए. वी आर हैविंग लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं एनएनडी के, वो आते नहीं हैं, वो बार इस तरह आ जाते हैं कि जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे क्या क्या, उससे हमने बहुत सारे बना रखे हैं. तो उनकी बेसिस पर बहुत से क्वेश्चंस देखे पास्ट ईयर में जो रिपीटेडली आ रहा है, तो हमने उसकी बेस पर कुछ क्वेश्चंस तैयार की जिनको हम वीडियो की सूरत में एक्सप्लेन करके उसको हम अपने चैनल पे यूट्यूब पे डालेंगे ताकि आप खुद भी आराम से उसको देख लो, उससे प्रैक्टिस करें. तो टेस्ट भी ले लीजिए आप और भी प्रैक्टिस करेंगे. तो इसमें खास बात ये रहेगी कि आपके टेस्ट में भी आपसे भी हमने पूछा था जिसने पहला दिया, और बच्चों से भी जो मेरे बच्चे ने पहला दिया, तो देयर आर 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो पिछले सिलेबस के थे, यानी लास्ट बुक में थे अब नहीं. तो उसकी वजह समझ में आती है कि ये किताब लास्ट ईयर से आई है, समझिए लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 से आई है. तो 2023 में पहली दफा इससे पेपर बना था, 2024 में दूसरी, 2024 में पहली दफा बना था, 2025 में दूसरी दफा बना, और वो भी रिड्यूस के साथ में. तो अब कम से कम रिड्यूस का तो हम कोई एडवांटेज नहीं लेंगे, इसलिए मैं सारी दूंगा. हाँ, ऐसा अगर कहीं हो जाए कि कोई चीज पुरानी याद है, इसमें तो हमें एक वो सवाल करना है एस टू एस फॉर्म का है, एक से बस, तो वो हमने भी इसलिए बता दिया, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे इसको. होता उसके लिए हमने पूछा है, तो कहेंगे अगर हमारा पोर्टल का असल में पुरानी बुक से बना तो समझदार क्वेश्चन है, तो हमारा सिस्टम उसमें से रैंडमली पिक करके 25 सवाल आपकी केमिस्ट्री के पिक करता, तो हर बच्चे को ऑलमोस्ट अलग अलग साथ साथ बैठे ना, सबके हिस्से में अलग अलग, तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकलने से रह गए हों जो अब नहीं, तो उसका तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है ना. तो अब ये सब काम होगा इंशाल्लाह. तो फिर कोई इशू हो तो आप सर आपका भी कर सकते हैं, कुछ भी सकते हैं, ग्रुप में मैं भी हूँ, अच्छी बात है. तो बस मतलब बस अच्छा.